आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग पहले एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग जितने अच्छे से लिखो उतना बढ़िया है, जिसका जितना अच्छा हैंड राइटिंग उतना अच्छा है। आंसर राइटिंग एक कला है, कई बार हमने आपको बताया, और आज प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस पे आपको हम दिखाएंगे कि आप कहां गलती कर सकते हो और किस तरह की गलतियां होती है अमूमन। देखिए, आंसर राइटिंग के कुछ फॉर्मूले हैं, वो तो बड़ा ही सामान्य सा है। फॉर्मूला क्या है? सामान्य फॉर्मूला क्या है कि हम आंसर राइटिंग जब करेंगे तो सिंपल सी बात है, जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग करने के दौरान हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, वर्ड लिमिट में लिखना है, टाइम लिमिट में लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, बॉडी पार्ट को लिखना है, जो पूछे वही लिखना है, टाइप की बहुत सारी चीजें, टेल वर्ड्स पे ध्यान देना है। ये सब तो हो गई वो मंत्र जो अमूमन दिए जाते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। लेकिन जब फॉलो करने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, और उसी दिक्कत का निराकरण किया जाता है जब आंसर राइटिंग आप करते हो, उसको क्रॉस चेक जब किया जाता है तभी पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब सवाल ये उठता है कि आंसर राइटिंग जब आपका हमारे पास आता है, जब भी कभी आप लोग लिखते हैं, उसको जब क्रॉस किया जाता है तो कुछ बच्चे तो उसको फिर से लिखते हैं, लिखने की हिम्मत जुटाते हैं, कुछ वहीं छोड़ देते हैं। और जब तक आप गलतियां नहीं करेंगे आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं किया जाएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग को हमने पहले ही बोला है, आंसर राइटिंग यानी आर्ट, ये एक कला है। आंसर राइटिंग एक कला है। जैसे पेंटिंग के बारे में आपको सिखाया जाए, ब्रश ऐसे पकड़ना है, किसी का चेहरा देखो तो इस तरह से बनाना है, पेड़ का, पौधे का आपको पेंटिंग इस तरह से करना है, कलर ऐसे मिक्स करना है, ऐसी कई सारी चीजें आपको बता दी जाए और फिर पेंटिंग करने को दिया जाए तो आप बहुत दिक्कत फेस करेंगे, और पेंटिंग करते 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 आप पेंटिंग करना सीखेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपको तैराकी के सारे फॉर्मूले बता दिए जाए और नदी में फेंक दिया जाए, आपको दिक्कत होगी। धीरे धीरे तैरते तैरते चीजों को सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं हम लोग शुरुआत ही करते हैं आंसर से जो अभी हमारे पास आया है। ठीक है, हमारे पास जो आंसर आया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। आंसर के अंदर गलतियां क्या हो रही है सिर्फ हम उसकी बात करेंगे, और बाद में आपको उन आंसर्स को भी दिखाएंगे जो ऑलरेडी मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखा गया है और वहां क्या क्या गलती हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको बड़ा किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पिछड़ेपन के कारण, क्या है? पिछड़ेपन के कारण प्राकृतिक आपदा है, परीक्षण कीजिए। एग्जामिन करना है। इन्होंने एक इंट्रो लिखा है, इंट्रो में क्या है? बिहार में पिछड़ापन के कारण प्राकृतिक आपदा कहना उचित नहीं है। पहला, क्योंकि कभी कभी आपदा हम लोगों के लिए चुनौती की जगह पे अवसर प्रदान करती है। जैसे गुजरात के कच्छ लिखा हुआ है, देखिए कक्ष लिखा गया है, क्लासरूम वाला कक्ष लिखा गया है, वह कच्छ है। गुजरात वाला जो है कच्छ है। में आई भूकंप, जापान में हमेशा भूकंप आना, ओडिशा में तूफान आना इत्यादि। अब बताओ ये इंट्रोडक्शन क्या किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल के लिए वो इंट्रो है जिस पे आपको स्कोर मिलेगा? जवाब है नहीं। देखिए क्वेश्चन है बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या कारण प्राकृतिक आपदा है। पहला लाइन ही गलत है, समझो इस बात को। एक एक लाइन पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पे, बाकी के फॉर्मेटिंग पे काम कर लेंगे। बिहार में पिछड़ेपन के कारण के, देखो बिहार में पिछड़ेपन के कारण के प्राकृतिक आपदा, ये सेंटेंस में गड़बड़ी। पहला, प्राकृतिक आपदा कहना उचित नहीं है, ये जो लाइन है उचित नहीं है। इस तरह के निगेशन शब्दों से कभी भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करें, कभी नहीं करें निगेशन। और इस लाइन को अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन का लाइन नहीं, ये कंक्लूजन का लाइन हो सकता है, लेकिन इंट्रोडक्शन का नहीं, क्योंकि ये पहले ही लाइन में डिसीजन बता रहे हैं
कि बिहार में पिछड़ापन के कारण प्राकृतिक आपदा कहना उचित नहीं है। तो ये कंक्लूजन है, जब आप लिखोगे, तर्क देंगे, उसके आधार पे कंक्लूड किया जाएगा, वहां ये लाइन आ सकता है, ऐसे नहीं। क्योंकि कभी कभी आपदा हम लोगों के लिए चुनौती की जगह पे अवसर प्रदान करती है। ये टोटली कंक्लूजन का लाइन है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में ये जा सकता है। और क्या, जैसे गुजरात के कच्छ, ये देखिए इस तरह का एरर अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग के इंट्रो में होता है तो बहुत गलत है। में आई भूकंप, जापान में हमेशा भूकंप आना, उड़ीसा में तूफान आना इत्यादि कहीं कोई इंटरलिंक है? ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन 0 स्कोर के लिए है। अब इन्होंने एफर्ट किया तो 1 नंबर देना भी गलत है। एक्चुअली में 1 नंबर देना भी गलत है। ठीक है, आगे चलें। अब पिछड़ापन का कारण क्या है? देखो ये तो ठीक है, यहां तो बढ़िया लिखा है इन्होंने। पिछड़ापन का कारण क्या है? एक्चुअली इसको अगर ऊपर में इन्होंने सही तरीके से इंटरप्रेट किया होता तो ये काफी अच्छा था। फ्लो चार्ट बनाना बढ़िया माना जाता है, खास करके बीपीएससी के एग्जाम में, अदर एग्जामिनेशन के अंदर भी। तो इन्होंने क्या बोला? प्राकृतिक आपदा में बिहार में बाढ़, सूखा, भूकंप, ठनका गिरना टाइप की चीजें होती है। इसके अलावा बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, साक्षरता समस्या है, राज्य का बंटवारा समस्या है, प्रशासनिक सेवाओं पर अत्यधिक खर्च समस्या है, भेदभाव की नीति, शैक्षणिक संस्था का अभाव, कुशल प्रशासन की कमी, सीधी नियम या समथिंग कुछ है, या समानता का नियम समथिंग कुछ है। और निष्कर्ष देखिए, ये तो बढ़िया है, इन्होंने कई डायमेंशन को कवर किया है। यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या यही है ना, बिहार के पिछड़ापन का कारण प्राकृतिक आपदा है, यही क्वेश्चन है ना। तो यहां पे प्राकृतिक आपदा को तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन हम बोलेंगे कि सिर्फ यही कारण नहीं है, इसके अलावे भी बहुत सारे कारण हैं जो ऊपर में हमको लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा। कम से कम इसके नीचे तो जरूर लिखना चाहिए। ओके सॉरी, इसके नीचे लिखना चाहिए। अब देखते हैं क्या लिखा है। अब देखिए, प्राकृतिक आपदा बिहार के 90% जनता, देखो मतलब देखना ना गलती, बिहार के 90% जनता कृषि पर निर्भर रहते हैं, जबकि बिहार में बाढ़ या सूखा होने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिनसे बिहार के जनता अपनी आय में पिछड़ापन का शिकार हो जाता है। उत्तर बिहार बाढ़ का क्षेत्र, गंगा सूखा का क्षेत्र, दक्षिणी बिहार। ठीक है, गड़बड़ है, मतलब आप इसको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके साथ बिहार में भूकंप और बिजली में यहां ठनका जैसी भी समस्याएं जनता को पिछड़ेपन का शिकार बनाती है। ओके चलिए आगे। भूबंध राज एक्सप्लेन किया है इन्होंने, मैप बनाया। अब मैप देखो कमाल का बनाया है। अब मैप में देखिए क्या गलती है, सीख लीजिए यहीं पे। मैप में क्या गलती है? अगर मैप का जो बिहार का बात हो रहा है तो हाफ मैप बनेगा। अगर बिहार के मैप की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, तो मैप जो है आपका आधा ही बनेगा, मैप पूरा नहीं बनेगा। अगर साउथ इंडिया का बात होगा तो मैप आधा ही साउथ इंडिया का बनेगा। अगर पूरे इंडिया की बात होगी तभी जाके मैप फुल बनाना है। अब इस मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं कि बिहार के चारों ओर केवल भू आबंद है, चारों ओर केवल भू आबंद है। बिहार के चारों ओर केवल भू आबंद है, समुद्री क्षेत्र नहीं है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में समुद्र मिलने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने योग्य बन जाता है। मतलब लिंक नहीं हो रहा, आंसर लिंक नहीं हो रहा, तो इसमें स्कोर मिलना बड़ा मुश्किल है। और ये सारी चीजें लिखने की कोशिश की गई है, बट पूरा का पूरा जो आंसर है ना, वो आंसर ही गड़बड़ हो गया है। आइए आगे भी कंटिन्यू चल रहा है। अब यहां कंक्लूजन हम पढ़ेंगे, क्योंकि कंक्लूजन पढ़ना चाहिए। अब देखिए, पूरा मेहनत ऊपर किया गया, कंक्लूजन में क्या किया इन्होंने, अतः से स्टार्ट किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बताता है कि नहीं ये कंक्लूजन है, ये इंट्रोडक्शन है। इस प्रकार, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो, और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। अगर आप इसके इंट्रोडक्शन को देखोगे ना, कंक्लूजन को देखेंगे,
तो ये लाइन, इसी तरह का लाइन कहीं ना कहीं आपको इंट्रो में दिख रहा है। मैंने उसी समय बोला था ये कंक्लूजन का हिस्सा हो भी सकता है, उसका तो हिस्सा नहीं होगा। और अगर ठीक से आप देखेंगे तो इस आंसर के अंदर बहुत गड़बड़ी नहीं है। इस आंसर में यह दिक्कत नहीं है कि स्टूडेंट के कंटेंट में कमी है या उसको आंसर समझ नहीं आ रहा। यहां कमी एक अलग है, और वो कमी है कि जो आ रहा है उसको सही से हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही फॉर्म में, सही फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हैं। तो सही फॉर्म और सही फॉर्मेट की यहां पे जरूरत है। सिंपल सा बात था, एक इंट्रो होता, इंट्रो के बाद एक बॉडी का सेक्शन होता। इसका फॉर्मेट क्या होता? इंट्रो होता, सॉरी इंट्रो के बाद बॉडी होता। बॉडी में ये प्राकृतिक जो ये बता रहे हैं आपदा, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। हां, प्राकृतिक आपदा के कारण होता है, लेकिन और भी कारण है। आपको यही जस्टिफाई नहीं करना था, और भी कारण है। प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन और भी कारण है। और भी कारण बताने के बाद हम कुछ डाटा डालते हैं, कुछ उसके अंदर फ्लो चार्ट होता, कुछ डाटा होता, और लास्ट में कंक्लूड कर देते, तब ये आंसर पूरा हो जाता। तो इसी फॉर्मेट में उसको लिख देना था, सिंपल तरीके से। इतना ज्यादा जितना मेहनत किया गया है ना, उससे कम मेहनत में ये अच्छा आंसर लिख सकते थे। चलिए आगे क्या है? बिहार क्या है? बिहार में सन 1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। इसमें कुछ खास है नहीं, फिर भी हम देखेंगे, लेकिन बट इसके अंदर कुछ खास नहीं है। अब इसने सबसे बड़ा गलती क्या कर दिया ना, सबसे बड़ी गलती जो इन्होंने की, नहीं इन्होंने गलती नहीं की। एक्चुअली इनको बोला, सबको यही सजेशन दिया जाता है कि आप फॉर्मेट और जो रफ करने वाले हो उसको साथ में लिखो। तो ये रफ का पार्ट है, ये आंसर का पार्ट नहीं है। इसीलिए ये बोला जाता है भेजने के लिए कि आप किस टेम्परामेंट से लिख रहे हो। ये अलग बात है कि इनको लास्ट में बोला गया था भेजने के लिए, उन्होंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये इनके रफ का हिस्सा है। नीचे आइए। बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला, नालंदा और उदंतपुरी बिहार में ही स्थित थी, जिसमें से एक नालंदा विश्वविद्यालय आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रही तथा विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का कार्य प्रगति पर है। जहां तक बात पाश्चात्य शिक्षा की है तो उसे दो अवधि में बांट कर देखा जा सकता है। प्रथम कंपनी शासन के अधीन और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन। देखो कितना, मतलब ऊपर में इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा पीछे चले गए, पीछे जाके उन्होंने जो इंडिया का महिमा मंडल है वो कर दिया, और उसके बाद इन्होंने जो अभी करंट चल रहा है उससे भी रिलेट कर दिया। और कमाल की बात इन्होंने ये की कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये इस आंसर का ये जो लाइन है ना, ये कमाल का लाइन है। ये कोई भी पढ़ेगा तो फैन हो जाएगा कि अच्छा लाइन है। आगे क्या है देखेंगे, बट अच्छा लाइन है। क्या? कंपनी के शासन के अधीन और ब्रिटिश ताज के अधीन। हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी चीजों को बांट के पढ़ते हैं। सर्वप्रथम कंपनी ने 1813 में चार्टर अधिनियम में 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने का केवल प्रावधान किया, ना कि खर्च किया। इसलिए वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ 1835 के लॉर्ड मैकाले की नीति से माना जाता है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई। यदि ये यहां पे इस पहले लाइन में बिहार के बारे में अगर कोई फैक्ट या डाटा नहीं देते, तब यहां पे कमी हो जाती है। सॉरी, ऐसा नहीं, कंफ्यूज, तब यहां पे गलती हो जाती, गलती हो ही जाता। लेकिन इन्होंने कमाल का काम किया क्या कि पहले लाइन में, पहले पेज में इन्होंने बिहार को भी एक्सप्लेन कर दिया, साथ में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत शब्द कितने अच्छे से इन्होंने पिरोया है, एक भी लाइन बर्बाद नहीं किया है। देखिए, और इन्होंने बताया लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, फैक्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्टिविटी आ रहा है, के तहत अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया, बिहार शरीफ तथा भागलपुर में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई अकॉर्डिंग टू ईयर के अकॉर्डिंग। और ये मत दिमाग में लगाना कि घर में बैठ के ही लिखा गया। सारा आंसर आपको हम दिखा रहे हैं, सारे आंसर कंफर्ट टाइम में लिखे हुए दिखा रहे हैं। आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना होगा उतना हम आपको दिखाएंगे, फिर कल भी दिखाएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा अभी। उसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, फिर फैक्ट,
के तहत 3 यूनिवर्सिटी मद्रास, बंबई, कोलकाता का स्थापना हुआ। उस समय बिहार बंगाल का भाग था। इन्होंने बता दिया कि उस समय बिहार जो कोलकाता के अंदर यानी बंगाल का पार्ट था, तो बिहार के अंदर भी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1857 में। चार्ल्स वुड था ना, तो 1857 में उस समय बना था। ठीक है, फिर 1858 के बाद ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 1882-83 में गठित हंटर शिक्षा आयोग ने केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, तो उन्होंने यहां पे लिखा। उसके बाद क्या है देखने दो। उसके बाद 1912 की बात कर रहे हैं, बंगाल विभाजन शिक्षा नीति के तहत 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1927 में साइंस यूनिवर्सिटी, चूंकि इसके अंदर फैक्ट्स है, कुछ ऐसा है नहीं तो फैक्ट्स है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी बात की। 1921 में इन्होंने क्या किया, आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली आरंभ करने से संबंधित प्रपोजल आया और प्रिंस ऑफ वेल्स यहां पे जब आए तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो ये जो डाटा है जो डाटा है वो इन्होंने सही तरीके से प्रेजेंट किया है। 1940 का यहां पे डाटा है, ठीक है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। तो जो इन्होंने यहां पे नोट कर दिया है, वर्तमान समय में कोविड-19 की लड़ाई में पीएमसीएच, डीएमसीएच और एनएमसीएच की अहम भूमिका निभा रहा है, यानी इन्होंने इसको करंट से रिलेट करने की कोशिश की। चलो ठीक है। 1938 वेस्टर्न एजुकेशन में अलग अलग चीजों को ऐड किया। तो इस तरह से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया और कंक्लूड कर दिया। कितने कम पेज में सटीक तरीके से इन्होंने इसको कंक्लूड किया है। कंक्लूजन देखिए, उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि ब्रिटिश ताज ने शासनाधीन जब बिहार बंगाल का भाग हुआ करता था तो पाश्चात्य शिक्षा का विकास काफी धीमी गति से हुआ, लेकिन जब 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ तो उसके बाद पाश्चात्य शिक्षा का विकास की गति तेज हो गई, जिसके बाद बिहार वासियों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति में बदलाव आ सका। इसको थोड़ा सा खाली ठीक कर देते हैं तो ठीक रहता। अदरवाइज एक बढ़िया नपातुला आंसर है, एक बढ़िया और नपातुला आंसर है। ठीक है, इसके बाद यहां पे इंग्लिश मीडियम का यहां पे है, इसको भी देखते हैं। ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार क्या है? क्वेश्चन है, ट्राइबल मूवमेंट इन बिहार वॉज द रिजल्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। पूछा, कहा गया है कि जो ट्राइबल मूवमेंट है बिहार का वो क्या रिजल्ट है? किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है? सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का परिणाम है। एक्सप्लेन करना है डिटेल में। अब देखो कितने अच्छे से लिखा है, स्टार्टिंग कितना कमाल का है। आफ्टर विनिंग 2 सब्सिक्वेंट वार इन इंडिया द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी consolidated their position in India and there arose them as their policies were totally exploitative in nature। कितना सटीक इंट्रो है, क्या बोला गया है हिंदी में सुन लीजिए कि लगातार 2 युद्ध जीतने के बाद भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा जब मजबूत पोजीशन, जब उनको अपनी स्थिति को उन्होंने मजबूत किया, तब वहां पे असंतोष उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी वो टोटली एक्सप्लॉइटिव नेचर की थी, यानी टोटली शोषण करने की प्रकृति वाली थी। तो मतलब ये सटीक देख रहे हो कितना सटीक है, कितना सटीक है। सीधा हिट किया है कि लगातार 2 यानी पलासी और बक्सर के बाद जो उन्होंने पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी एक्सप्लॉइट करने वाली थी, जिसने कहीं ना कहीं असंतोष उत्पन्न किया। और ये कमाल का लाइन है, कमाल का लाइन है। द सोशियो एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एरा इवन स्टार्टेड हार्सिंग द ट्राइबल पॉपुलेशन विच led to creation of upliftment of various movement in different part of countries. Those tribal movement which arose due to intolerance of Britishers into their habitat region are, देखो क्या है, हो अपराइजिंग, कोल, इसके बाद भूमिज,
संथाल, मुंडा। तो इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल्स भी यहां पे कोट किया। और किसकी बात कर रहे हैं ये सेकेंड पैराग्राफ के अंदर ही इतना एग्जाम्पल डाल दिया। अब इन्होंने डायरेक्ट हिट किया है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा किस तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है। सीधा मुद्दे पर आ गए और इन्होंने बताया कि कैसे एग्रीकल्चर में हो रहा है, कैसे हंटिंग में हो रहा है, फिशरिंग में हो रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्शन के अंदर हो रहा है, किस तरह से वो अलग अलग माध्यम से आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यही है ना? ओके, वो पहला पॉइंट था, ठीक है, वो एक पॉइंट में दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है लेटर ट्राइबल वेयर रिड्यूस टू लिविंग लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। अब यहां पे द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मनी, ओके, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मनी लेंडर्स इनटू ट्राइबल्स एरिया। आपको पता है जो दीकू तो सबको कहते थे, लेकिन उन्हीं दीकू से उनको परेशानी था जो उनका शोषण करते थे। तो चूंकि ब्रिटिश सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके कारण जो जमींदार महाजन जैसे लोग थे वो इनके एरिया में आने लगे, इकोनॉमिक इशू। तो इस तरह से इन्होंने पॉइंट वाइज बड़े अच्छे से इकोनॉमिक इशू को यहां पे डाल दिया है। इसके बाद देखिए ये सारी चीजें हुई। अब यहां पे क्या लिखा है 10 का मतलब कंक्लूजन स्टार्ट लिखा है सोशियो इकोनॉमिक काउज गिव राइज टू रेवोल्यूशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड इट्स इंपैक्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया ए लिटिल बिट एज वेयर organizedly conformed to local level and lack the better organization। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि ये जो इनकी इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज थी या जो रूल्स थे उसके कारण कहीं ना कहीं ये हुआ और इसका इंपैक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर बेटर ऑर्गेनाइजेशन का अभाव था और वो लोकल लेवल पे ही ऑर्गेनाइज हो पा रहे थे। उनके साथ इन्होंने इसको कंक्लूड किया। तो एक शानदार आंसर इस तरह से समाप्त होता है। ठीक है, नहीं इसको नहीं करते, क्रास्ट इसको एक कर लेते हैं, लास्ट है, एक इसको करते हैं, ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट क्यों है? क्योंकि इसके बाद अब ज्यादा टाइम अपने पास होगा नहीं। इसके बाद फिर से हम लोग दूसरे राउंड में जब आएंगे तब करेंगे और भी क्वेश्चंस को। देखिए पूर्वी और पश्चिमी, क्वेश्चन क्या है, पूर्वी और पश्चिमी घाट भारत की दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, फिर भी जलवायु और कृषि पर उनका प्रभाव काफी भिन्न है, अलग अलग है, भिन्न है। क्या लिखा है, कहां से स्टार्ट होता है? हाँ। अब देखिए क्वेश्चन कितना है, 150 वर्ड में लिखना है, 150 शब्दों में अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि आंसर रिफाइन तरीके से निकल के आए। क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी घाट भारत की दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, फिर भी जलवायु और कृषि पर उनका प्रभाव। क्या पूछ रहा है? पूर्वी और पश्चिमी घाट दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और जलवायु और कृषि पर उनका इंपैक्ट क्या है। तो दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी और पश्चिमी घाट भारत के, अब इसके बीच में उड़ीसा से तमिलनाडु, गुजरात से तमिलनाडु, अच्छा है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र की खूबसूरती का प्रमाण है जो दक्कन के पठार द्वारा अलग हुई है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वी और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं देश के जलवायु और कृषि पे उनका प्रभाव लेकिन इसके बावजूद पूर्वी और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं देश की जलवायु और कृषि पर उनका प्रभाव भिन्न है। थोड़ा सा इसको देख लेना है, ठीक है। और मैप जो बना है ये गलत है, यहां पे मात्र आधा मैप बनना चाहिए, हाफ, यहां तक। ये उठाओ, इसको ऐसे उठाओ और इसको यहां ले जाके समाप्त कर दो, क्योंकि अगर इतना मैप बनाओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इतना टाइम है इसके पास मैप बनाने का, कहीं घर में बैठ के तो नहीं लिखा जा रहा है। यानी एग्जामिनेशन हॉल में आपको सारा काम शार्पली करना है, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, तो मैप आपका इतना ही बनना चाहिए, इससे ज्यादा मैप नहीं होना चाहिए। और इससे ये भी लगता है कि आप पेज जो ना, आप जबरदस्ती पेज को खर्च कर रहे हैं। कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? तो वर्षा का पैटर्न,
तापमान, वनस्पति, कृषि, जल संसाधन। ठीक है, और भी पॉइंट्स आएंगे। अब यहां देखिए कि वर्षा का पैटर्न, पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने नमी अरब सागर और हिंद महासागर से ग्रहण कर पश्चिमी घाट के ऊपर की ओर उठती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने नमी अरब सागर और हिंद महासागर से ग्रहण कर पश्चिमी घाट में ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, जिससे पश्चिमी घाट में भारी बारिश होती है। ओके, पूर्वी घाट का पूर्वी भाग दक्कन पठार पर वर्षा, ओके, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग पर वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण वर्षा गलत है। देखिए, फैक्ट्स कॉन्सेप्ट गलत मत करो, और जो गलती करना है करो वो नहीं करो। पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग दक्कन पठार पे वर्षा छाया क्षेत्र, यानी ये रेन शैडो की बात कर रही हैं, के अंतर्गत आता है, जिसके कारण वर्षा काफी कम होती है। राइट, ठीक है, वर्षा काफी कम होता है। ये जो वर्षा कम होता है, तो आप इसको पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, यहां पूर्वी घाट की बात हो रही है, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग अलग है और ईस्टर्न घाट अलग है, और पश्चिमी घाट का जो शैडो जोन है, जो पूना और इसके आसपास का इलाका है, वो अलग है। तो उनको मिक्स नहीं करना। ये पूर्वी घाट वो नहीं है, ये आपने पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी भाग ऑफ वेस्टर्न घाट को एक्सप्लेन कर दिया, गलत हो गया। तापमान की बात करते हैं, पश्चिमी घाट, यहां का तटीय तापमान मध्यम है, सतत। यहां पे डाटा नहीं है, थोड़े डाटा होने चाहिए, डाटा बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है कि डाटा होना चाहिए। अगर हम कृषि की बात करें, यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो उच्च वर्षा और मध्यम तापमान के कारण यहां कॉफी, चाय, इलायची, मसालों और फसल बागानों में उगाई जाती है। पूर्वी घाट मध्यम और अक्सर अनियमित वर्षा पैटर्न के कारण अलग अलग समय पर पानी की आवश्यकता वाली मिश्रित फसलें उगाई जाती है। वनस्पति पे प्रभाव, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। उच्च वर्षा और मध्यम तापमान समृद्ध जैव विविधता वाले घने जंगलों के लिए आदर्श परिस्थितियां विकसित करते हैं। यहां हरे भरे सदाबहार वन हैं। पूर्वी घाट की वर्षा छाया, ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, पूरा आंसर गलत हो गया। एक चीज गलत समझने के कारण आंसर गलत हो गया। तो आई थिंक इतना होने के बाद आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा, इसको अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना। इसीलिए क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, क्योंकि अगर बार बार सवालों को नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी। पूर्वी घाट पूर्वी भाग बन जाएगा वेस्टर्न घाट का, और पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चंस बार बार पढ़ना है, ऑब्जेक्टिविटी बीच बीच में डालिए, डाटा बीच बीच में होना चाहिए जिससे लोग आपसे रिलेट कर पाए। दो चीज। तीसरा एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और वो इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लेकिन कई बार उसी क्वेश्चन के अंदर स्कोप छोड़ दिया जाता है कि आप उससे आगे निकलिए। जैसे बिहार के पिछड़ापन के कारण क्या केवल प्राकृतिक आपदा है? क्या केवल प्राकृतिक आपदा? एक बार पूछो तो खुद से, क्या सिर्फ बाढ़ और सूखा के कारण ऐसा होता है कि और भी कई सारी परिस्थितियां हैं? तो वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिस पे हम आंसर राइटिंग के दौरान कंटिन्यू बात करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं हुआ तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, और वो हम नहीं होने देंगे।